जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ कर 6 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए सभी आतंकियों के अन्य साथियों की तलाश भी की जा रही है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मौके से 4 UBGL गोले, 446 गोलियां, 30 AK-47, 2 मोर्टार शेल और अन्य आपत्तिजनक सामग्री मिली है। सिंधु जल संधि को लेकर भारत और पाकिस्तान में विवाद जारी है। इसी बीच भारत ने कहा कि विश्व बैंक को अधिकार नहीं है कि वो न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट करे और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय ले। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि मैं नहीं समझता कि विश्व बैंक इस स्थिति में है कि हमारे लिए इस संधि की व्याख्या कर सकें। ये संधि 2 देशों के बीच हुई है और इस संधि के बारे में हमारी समझ ये है कि इसमें श्रेणीबद्ध प्रावधान है। उन्होंने बताया कि भारत ने सितंबर 1960 की सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए 25 जनवरी को पाकिस्तान को नोटिस भेजा था। बता दें कि इस संधि के बीच विश्व बैंक तीसरा पक्ष है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में खालिस्तानी हिंसा की भारत ने कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसने संबंधित अधिकारियों के सामने इस मुद्दे को उठाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि हम चरमपंथी तत्वों के ऐसे सभी हमलों और घटनाओं की कड़ी निंदा करते हैं। हम आग्रह करेंगे कि इन घटनाओं की जांच हो और दोषियों को सजा मिले। अरिंदम बागची ने कहा, हमने ऑस्ट्रेलिया सरकार से कहा है कि भारतीय समुदाय के लोगों और उनकी संपत्ति की रक्षा होनी चाहिए। साथ ही कहा है कि भारतीय हितों, संप्रभुता के खिलाफ गतिविधियों के लिए ऑस्ट्रेलिया की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। रूस ने एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन किया है। दिल्ली में मॉस्को के राजदूत डेनिस अलिपोव ने विश्व मामलों की भारतीय परिषद और रूसी परिषद के बीच हुई एक वार्ता के दौरान ये बात दोहराई है। उन्होंने कहा कि हम UNSC में स्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन करते हैं। डेनिस अलिपोव ने बताया कि हम सप्लाई चेन, लचीलापन, बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, स्टार्टअप आर्किटेक्चर को बढ़ावा देने आदि जैसे प्रमुख विषयों पर बहुत बारीकी से काम कर रहे हैं, जिसके जरिए वैश्विक अर्थव्यवस्था को बहाल करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया जाएगा। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का चुनावी अभियान शुरू हो गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने अमरपुर में विजय संकल्प रैली के दौरान कहा कि आज हम गर्व से कह सकते हैं कि ये नई आकांक्षाओं वाला नया त्रिपुरा है। नॉर्थ ईस्ट के लिए PM मोदी की विशेष चिंता है। त्रिपुरा बीजेपी के शासन में आगे बढ़ रहा है। नड्डा ने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने त्रिपुरा की तस्वीर और तकदीर को बदल डाला है। साथ ही नड्डा ने कहा कि आज से 9 साल पहले भारत घुटने टेकने वाला भारत था, फैसले नहीं ले सकने वाला भारत था, लेकिन PM मोदी के नेतृत्व में बीते 9 साल में भारत दुनिया में खुद को स्थापित करने वाला मजबूत राष्ट्र बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी का जलवा विदेशों में भी देखने को मिल रहा है। मॉर्निंग कंसल्ट के ताजा सर्वे के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने लोकप्रियता के मामले में 22 देशों के दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। सर्वे के अनुसार PM मोदी को 78% की अप्रूवल रेटिंग मिली है। बता दें कि मॉर्निंग कंसल्ट की ये रेटिंग 26 जनवरी से 31 जनवरी के बीच की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर मैक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज ओब्राडोर हैं। उनकी अप्रूवल रेटिंग 68% है। इसके बाद तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के PM अल्बानीज हैं, जिनकी रेटिंग 58% है। कर्नाटक लोकायुक्त में विपक्ष के नेता सिद्धारमैया और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। बेंगलुरु और उसके आसपास की 1100 एकड़ जमीन पर 9,600 करोड़ रुपए का अवैध कब्जा करने के मामले में ये शिकायत दर्ज की गई है। बेंगलुरु दक्षिण जिला बीजेपी इकाई के अध्यक्ष NR रमेश ने इस संबंध में 120 अलग अलग शिकायतें दर्ज कराई हैं। शिकायत में कहा गया है कि कांग्रेस सरकार ने 2013 से 2018 के दौरान DLF कंपनी, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा भागीदार हैं, उन्होंने 1100 एकड़ सरकारी भूमि के 9,600 करोड़ रुपए की हेराफेरी की है। पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भारत में प्रवेश कर रहे एक पाकिस्तानी ड्रोन को सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये जानकारी दी है। ड्रोन को आज सुबह बॉर्डर फेंस और जीरो लाइन के बीच बरामद किया गया है।
बीएसएफ के एक प्रवक्ता ने कहा कि इसके साथ संदिग्ध प्रतिबंधित सामग्री का एक पैकेट भी बरामद किया गया है। इसमें 3 किलो हेरोइन बताया जा रहा है। वहीं अब बीएसएफ और अमृतसर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कोलकाता में आसनसोल की एक विशेष सीबीआई अदालत ने तृणमूल कांग्रेस के बीरभूम जिला अध्यक्ष अनुब्रत मंडल की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपए के मवेशी तस्करी घोटाले में कथित संलिप्तता के सिलसिले में ये हिरासत बढ़ाई गई है। अब मामले में अगली सुनवाई 17 फरवरी को निर्धारित की गई है। बता दें कि अनुब्रत मंडल पर भारत बांग्लादेश सीमा के पार मवेशियों की तस्करी करने का आरोप है। अमेरिकी प्रशासन का भारतवंशियों पर लगातार भरोसा बढ़ता जा रहा है, तो वहीं अब 4 भारतीय अमेरिकी सांसदों को अमेरिकी सदन समितियों के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। महिला सांसद प्रमिला जयपाल को इमिग्रेशन पर संसद के निचले सदन की शक्तिशाली न्यायिक समिति का रैंकिंग सदस्य नामित किया गया है। कांग्रेसी कृष्णमूर्ति को संयुक्त राज्य अमेरिका और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा पर सदन की चयन समिति में रैंकिंग सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय अमेरिकी सांसद डॉक्टर रो खन्ना को भी कृष्णमूर्ति के साथ इस समिति का सदस्य बनाया गया है। तो वहीं भारतीय अमेरिकी सांसद डॉक्टर एमी बेरा को खुफिया मामलों से जुड़ी सदन की एक शक्तिशाली संसदीय समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान इन दिनों गंभीर आर्थिक संकट से घिरा हुआ है। इसके बावजूद पड़ोसी देश में धार्मिक कट्टरता अपने चरम पर है। बता दें कि एक वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ लोग पाकिस्तान के कराची शहर में एक मस्जिद की मीनारों को सरेआम तोड़ते नजर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तोड़फोड़ करने वाले लोग तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के सदस्य हैं और जिस मस्जिद की मीनारों को तोड़ा जा रहा है वह एक अहमदिया मस्जिद है। बता दें कि अहमदिया मुस्लिम पाकिस्तान का एक अल्पसंख्यक समाज है और पाकिस्तान में उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता है। पाकिस्तान में बहुत से अहमदिया मुसलमानों को ईश निंदा के झूठे आरोपों में मौत की सजा भी दी जा चुकी है। यूपी एमएलसी चुनाव में 5 सीटों में से बीजेपी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है, जिसे लेकर सीएम योगी ने जीते हुए प्रत्याशियों को बधाई दी है। बता दें कि बीजेपी ने एमएलसी चुनाव में बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक सीट, गोरखपुर फैजाबाद स्नातक सीट, कानपुर उन्नाव स्नातक खंड और झांसी इलाहाबाद शिक्षक खंड सीट पर जीत दर्ज की है। वहीं कानपुर शिक्षक खंड की सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी राज बहादुर चंदेल ने जीत दर्ज की है। इस चुनाव में सपा को एक भी सीट नहीं मिली है। इस जीत पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सभी को बधाई दी और सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि हिंदुओं और रामचरितमानस विरोधी अहंकारी और गुंडागर्दी करने वाली सपा का सफाया हो चुका है और अब ये पार्टी समाजवादी पार्टी से समाप्तवादी पार्टी बनेगी। राज्य जांच एजेंसी यानी कि एसआईए ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकी फंडिंग मामले में कई स्थानों पर छापेमारी की, जिसकी जानकारी एसआईए की ओर से दी गई है। जानकारी के अनुसार एसआईए ने श्रीनगर के परिमपोरा, जवाहर नगर, नटीपोरा, चनापोरा, बुलबुल बाग और कमरवारी इलाकों में छापेमारी की। ये छापे एक टेरर फंडिंग मामले की जांच का हिस्सा थे। इतना ही नहीं, वहीं केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने वित्त विभाग में लेखा सहायकों की भर्ती परीक्षा में कथित गड़बड़ी के सिलसिले में जम्मू कश्मीर के 6 जिलों में 37 स्थानों पर छापेमारी की। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने एक पहल शुरू की है, जिसके तहत हिमालयी राज्य में पैदा होने वाले प्रत्येक बच्चे के लिए 100 पेड़ लगाए जाएंगे। सीएम ने कहा कि मेरो रुख मेरो संतति यानी कि एक पेड़ लगाओ एक विरासत छोड़ो नाम की पहल का उद्देश्य बच्चे के जन्म की याद में पेड़ लगाकर माता पिता, बच्चों और प्रकृति के बीच संबंध को मजबूत करना है। सीएम तमांग ने कहा, हम न केवल अपने पहाड़ों, झीलों, नदियों, गुफाओं और झरनों का सम्मान करते हैं, बल्कि पूरे परिदृश्य को पवित्र मानते हैं। असम में बाल विवाह के खिलाफ दर्ज हुई 4000 से अधिक एफआईआर में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम सरकार बाल विवाह पर व्यापक कार्रवाई शुरू करेगी, अपराधियों को गिरफ्तार करेगी और व्यापक जागरूकता अभियान भी चलाएगी। सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर कहा कि अब तक असम पुलिस ने राज्य भर में 4004 मामले दर्ज किए हैं और आने वाले दिनों में पुलिस कार्रवाई और तेज होने की संभावना है। मैं सभी से सहयोग करने का अनुरोध करता हूं। साथ ही कहा कि असम पुलिस ने राज्य भर में बाल विवाह से संबंधित मामलों में अब तक 1800 लोगों को गिरफ्तार किया है।
इंडियन रेलवे को पिछले वर्ष अप्रैल से जनवरी 2023 तक जबरदस्त मुनाफा हुआ है। रेलवे ने इस अवधि के दौरान 73% की बढ़ोतरी दर्ज की है। भारतीय रेलवे ने इसकी जानकारी दी है। रेल मंत्रालय ने बताया कि अप्रैल 2022 और जनवरी 2023 के बीच में टिकट बेचकर 54,733 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। तो वहीं रेलवे ने एक वर्ष पहले इस अवधि के दौरान टिकट बेचकर 31,634 करोड़ रुपए की कमाई की थी। मंत्रालय ने कहा कि रिजर्वेशन कोटे से रेलवे का राजस्व 48% बढ़कर 42,945 करोड़ रुपए हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2022 में यह आंकड़ा 29,079 करोड़ रुपए था। साउथ इंडस्ट्री के दिग्गज फिल्म मेकर के विश्वनाथ का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इन्हें कला तपस्वी के नाम से जाना जाता है। के विश्वनाथ की मौत की खबर से फिल्म जगत से लेकर फैंस के बीच तक शोक की लहर दौड़ गई है। वहीं कला तपस्वी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है कि श्री के विश्वनाथ के निधन से दुखी हूँ। वह एक रचनात्मक और बहुमुखी निर्देशक के रूप में अपनी अलग पहचान बनाने वाले सिनेमा जगत के एक दिग्गज थे। पीएम मोदी के अलावा RRR के डायरेक्टर SS राजमौली, मेगा स्टार चिरंजीवी और जूनियर NTR ने भी शोक जताया है।